Assalamu alaikum students, welcome to the 7th lecture of analytic number theory. So let's just review lecture number 6 first. लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो हमने मेन टॉपिक्स किए थे उनके अंदर कंग्रेंसेस से रिलेटेड थे कि अगर आपके पास कंग्रेंसेस हो तो क्या उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ दे इन द सेम मॉडल हो। और फिर हमने देखा कि अगर आपके पास एक कंग्रेंस गिवन है तो आप उसको किसी भी पावर तक रेस कर सकते हैं। देन हमने देखा कि इसकी बेस के ऊपर हमने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 किया था उसके अंदर देखा कि कंग्रेंसेस को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दो कंग्रेंसेस को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो उसकी बेस के ऊपर हमने पोलिनोमियल्स को देखा कि पोलिनोमियल्स का जो स्ट्रक्चर है, तो हमने देखा जो पोलिनोमियल्स है हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ f x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x अप टू an xn, तो इनके लिए जो हमारे पास कंग्रेंसेस है वो वेल बिहेव है। यानी कि अगर आप कोई एक नंबर फिक्स करें इसके अंदर और एक दूसरा नंबर फिक्स करें f of p, तो ये आपस में कंग्रेंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू सम मॉड इफ a इज कंग्रेंट टू b मॉड m। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि कोफिशिएंट्स के साथ है और जिसके अंदर एक नंबर की पावर शामिल है, क्योंकि जब आप इस a को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास a0 प्लस a1 इंटू a, फिर a2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन an इंटू a रेज़ टू पावर n आएगा। तो इस सारे की सारी जो आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर या तो नंबर्स ai's a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या a की पावर्स आ रही हैं या आपस में ये ऐड हो रहे हैं, ये n+1 क्वांटिटीज जो है ये आपस में ऐड हो रही हैं। तो इन सब के मुतालिक हम इससे पहले तक बता चुके हैं कि कंग्रेंसेस कैसे बिहेव करती हैं। तो अब हम इन सब को यूज करते हुए इसको पोलिनोमियल्स पे कंक्लूड किया कि पोलिनोमियल्स के ऊपर कंग्रेंसेस किस तरह बिहेव करेंगी। फिर हमने देखा कि कंग्रेंसेस का डिवाइजर्स के साथ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के साथ जो है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर आपके पास कंग्रेंस एक गिवन है और आपके पास m के यानी कि मॉडुलो के डिवाइजर्स हैं तो आप कंग्रेंस को क्या नीचे लेके आ सकते हैं उसके ऊपर। और अगर आपके पास मॉडुलस एक से ज्यादा गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, तो क्या आप m1 और m2 के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर कंग्रेंसेस को रेस कर सकते हैं। और फिर जो हमने लास्ट पोर्शन किया था दैट वाज अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि हम किस तरीके से कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं सिंपल क्राइटेरिया से। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ रिकॉल करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल को। मेरे पास एक नंबर गिवन है n इज इक्वल टू 3729191। सो ये एक नंबर है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या 3 इस नंबर को डिवाइड करता है 372191। तो हमने इसके लिए जो क्राइटेरिया डिटरमिन किया था वो कहा था कि आप 3, 7, 2, 1, 9 और 1 जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं जो कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर है उन सबको ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद अगर ये जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो आपके पास जो नंबर पूरे का पूरा होगा वो डिविजिबल बाय होगा 3 के। तो इस नंबर को अगर हम सम करें तो 7 + 3 is 10 + 2 12 + 1 13 14 एंड 14 6 20 और 23। सो ये आपके पास नंबर जो है ये 23 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 3 डिवाइड करता है 23 को। 23 इज अ प्राइम नंबर, इसको कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता। दिस मीन्स कि 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता है। इफ 3 डजंट डिवाइड्स 23 दिस मीन्स 3 डजंट डिवाइड्स 3 7 2 1 9 1। तो ये इस तरीके से हम बड़े सिंपल सा एक आर्गुमेंट बना सकते हैं इस नंबर की डिविजिबिलिटी का। अब अगर आप देखें इस एग्जांपल को, तो मैंने एक रैंडमली एग्जांपल लिया जिसके अंदर मैंने 6 डिजिट्स लिखे हैं। अब जो 6 डिजिट्स का नंबर है एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब उसकी डिविजिबिलिटी वो किधर तक रिड्यूस हो रही है, वो सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर तक रिड्यूस हो रही है कि इसकी डिविजिबिलिटी का आंसर सिर्फ इस नंबर में पड़ा हुआ है। अगर 3 इसको डिवाइड कर देगा तो इसको भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम अब इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को मजीद यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ क्या ये नंबर 2 3 4 7 2 क्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है। सो मैं 6 को स्प्लिट कर लेता हूँ दो हिस्सों में, 2 और 3 में। देखता हूँ क्या 2 से डिविजिबल है, फिर देखूंगा क्या 3 से डिविजिबल है, और फिर अपना जो बेसिक डिविजिबिलिटी का एक रिजल्ट है वो यूज कर लूंगा कि इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स b एंड a एंड c आर रिलेटिवली प्राइम देन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c शुड आल्सो डिवाइड b। तो मेरे पास यहाँ a 2 है और b जो है वो 3 है और c ये नंबर है। 2 अगर इसको डिवाइड कर देगा
और 3 इसको डिवाइड कर देगा तो 2 और 3 की प्रोडक्ट को भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं करेगी। तो 2 तो अपेरेंटली नजर आ रहा है। 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हो तो ये 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर आप उसको रिवाइज करें, जो हमने फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था उसका फर्स्ट पार्ट था कि जितना भी आपके पास 8 डिजिट नंबर है वो 2r से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 के अगर मैं कंपेयर करूं 2r के साथ तो r की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 1 के साथ। बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 2, दिस मीन्स कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। मैं इन सबको सम करता हूँ। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 3 डिवाइड्स 18, यानी कि इन सब के सम को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है इसलिए ये भी इसको डिवाइड करेगा। इट इज ट्रू। सो इस तरीके से मैंने 6 की डिविजिबिलिटी देख ली। तो इस तरीके से जो मेरे पास बेसिक प्राइम्स हैं उनकी बेस पे मैं काफ़ी डिफरेंट नंबर्स की डिविजिबिलिटी देख सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट मैनी है। तो मुझे सारे प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिक्स के बारे में पता है। तो समहाउ ये एक इंट्यूटिव आइडिया है कि किस तरीके से आप जो डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं छोटे इंटीजर्स के लिए। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो लीनियर कंग्रेंसेस है कि बाय लीनियर व्हाट वी मीन। सो पहले तो लीनियर को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीनियर का क्या मतलब है। हमारे पास एक इक्वेशन, मैं पहले इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है ax + by = c, और मैं कहता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है। इसको हम आप आज से पहले कई कोर्सेज के अंदर देख चुके होंगे कि लीनियर का क्या मतलब है। तो लीनियर का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जितने भी इनडिटर्मिनेट्स आ रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। सो इस इक्वेशन के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि a, b एंड c, जब भी मैं ये नोशन लिखूंगा तो दिस मीन्स कि दे आर कॉन्स्टेंट्स, और x एंड y इज एन इनडिटर्मिनेट। सो x की मैक्सिमम पावर 1, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ पावर में तो दिस मीन्स कि इस पावर इज 1, y की पावर 1 है। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिख देता हूँ ax² + ax = से सम नंबर t लिख देता हूँ। अब इसके अंदर a और t ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इनडिटर्मिनेट इज x, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम पावर x की यूज किया दैट इज 2। सो दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब मैं लीनियर कंग्रेंसेस को डिफाइन करता हूँ कि लीनियर कंग्रेंसेस क्या है। सो अ कंग्रेंस of the form ax is congruent to b mod m is called a linear congruence. तो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इनडिटर्मिनेट यूज कर रहा हूँ। a, b और m ये आपके पास इंटीजर्स हैं और x इसके अंदर अननोन है। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि एक लीनियर कंग्रेंस लिखी हुई है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल सी लीनियर कंग्रेंसेस की। से 2x is congruent to 1 mod 3, 6x is congruent to 2 mod 8, बस तरीके से 13x is congruent to -1 mod 13। तो ये बहुत सारी इस तरीके से आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसके अंदर जब भी मैं मॉडुलस लूंगा तो एक पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैंने मॉडुलस की डेफिनेशन इस तरीके से बताई हुई है। जब हमने कंग्रेंसेस की थी तो हमने इस तरीके से किया था। और ये हमारे पास जो इंटीजर्स हैं जो कि इस प्लेस के ऊपर a और b है, ये कुछ भी हो सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एक लीनियर कंग्रेंसेस है। अब लीनियर कंग्रेंसेस से मेरा क्या कंसर्न है, हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं तो इक्वेशन आपके पास गिवन है ax + by = c। जब हम कहते हैं कि हम इक्वेशंस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन गिवन है हम देखना चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं,
कौन सी ऐसी वैल्यूज इनडिटर्मिनेट्स की हो सकती हैं जो कि उसको सेटिस्फाई करेंगी। जो भी उनकी वैल्यूज होती हैं वो इक्वेशन की कर्व्स बना देती हैं, इक्वेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो हमारा कंग्रेसेस के अंदर भी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी यही है कि अगर हम कंग्रेसेस को देखना चाह रहे हैं तो पहले हम देखेंगे फॉर्मुलेट किस तरह होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उनको फॉर्मुलेट किया जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। तो हम देखेंगे कि नंबर थ्योरेटिक कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन टर्म्स ऑफ कंग्रेसेस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और फिर इनको देखा जाए कि इनका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके पास एक कंग्रेस गिवन है 2x इज कंग्रेंट टू 1 mod 3, तो उसका क्या मतलब है। सो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो इसकी सोल्यूशन ऑफ लीनियर कंग्रेसेस के सोल्यूशन से क्या मुराद है। सो हम पहले सोल्यूशन की एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो सिंपली जिस तरीके से हम इक्वेशंस के लिए डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली मेरा मुराद इसके अंदर यही है कि एक सोल्यूशन लीनियर कंग्रेसेस का एक इंटीजर होगा s, जो अगर मैं इस इनडिटर्मिनेट x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कंग्रेस जो है ये ट्रू हो जाए। सो जब मैंने इधर x लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता कि ये ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, आप इसके मतलब डिसाइड नहीं कर सकते। जिस तरह एक आपके पास लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 7 = 3, तो x की कौन सी वैल्यूज हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, इसका मतलब है कि वो वाली x की वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इन दिस केस एग्जैक्टली मेरी जो स्ट्रेटेजी है सोल्यूशन की वो यही है कि अगर आपके पास एक इनडिटर्मिनेट लिखा हुआ है तो जो भी कंग्रेस की डेफिनेशन है, अगर मैं उस इनडिटर्मिनेट की जगह वो नंबर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कंग्रेस की डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है दिस मीन्स कि वो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं होगा। सो पहले इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि सोल्यूशन को हम क्या कह रहा हूँ। सो लेट्स सी कि मैं कहता हूँ कि 2x इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। सो मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कोई x ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये जो कंग्रेस है ये ट्रू हो जाए, यानी कि ये कंग्रेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। मैं रैंडमली एक नंबर चूज करता हूँ कि मैं कहता हूँ क्लेम करता हूँ कि x = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस कंग्रेस। अगर मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कंग्रेस क्या बनेगी, 2 × 1 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5, इट इज 2 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5, और कंग्रेस की अगर डेफिनेशन अप्लाई करूं तो 5 शुड डिवाइड 2 - 1, 2 - 1 इज 1। क्या 5 1 को डिवाइड करता है? आंसर इज नो, 5 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर 5 1 को डिवाइड नहीं करता ये कंग्रेस गलत है। अगर ये कंग्रेस गलत है तो दिस मीन्स के x is equal to 1 is not a solution of this congress. Sometimes देखना कि किसके लिए ये नहीं होगा उससे ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब दिस मीन्स कि हमें x की वो इंटीजर्स की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये कंग्रेस सेटिस्फाई हो रही हो। तो मैं एक क्लेम करता हूँ x = 3 मेरे हिसाब से एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये कंग्रेस सेटिस्फाई होगी। मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 × 3 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5, दिस मीन्स 6 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5, और by the definition of congruence it means that 5 should divide the difference of these two, so which is 6 - 1 which is 5। तो क्या 5 5 को डिवाइड करता है? यस, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, सो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करता है तो ये कंग्रेस ट्रू है, ये कंग्रेस ट्रू है। इफ दिस इज ट्रू दिस मीन्स कि x = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस कंग्रेस। ये मेरा मतलब है सोल्यूशन से कि इंटीजर की वो वैल्यू जो उस कंग्रेस के अंदर सब्स्टिट्यूट की जाए तो इक्वेशन जो कंग्रेस है आपके पास वो सेटिस्फाई हो रही हो। अब हम देखते हैं कि और कितने सोल्यूशन हो सकते थे इसके। तो
एक आपके पास कांग्रेस गिवन है, आपने उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया, क्या इसका एक ही सोल्यूशन होगा? क्या ये भी हो सकता था कि एक कांग्रेस हो उसका कोई सोल्यूशन ना हो? क्या ये भी हो सकता है कि आपके पास एक कांग्रेस गिवन है और आप क्लेम करें कि इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस हैं? इक्वेशंस के मामले में तो ये सब कुछ ट्रू हो सकता है, इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, इक्वेशन का एक सोल्यूशन भी हो सकता है और इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस में देखते हैं, तो पहले इसी एग्जांपल्स को जरा थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आपने x = 3 के बारे में क्लेम किया कि ये इस कांग्रेस का सोल्यूशन है। मैं एक और नंबर लिखता हूँ, x = 8, और देखता हूँ कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। सो 2 × 8 इज congruent to 1 mod 5 बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 16, 16 is congruent to 1 mod 5। अब मैंने इसको देखा तो ये बनेगा 5 / 16 - 1, and what is 16 - 1 is 15। तो क्या ये इक्वेशन ठीक है? ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ठीक है कि 5 डिवाइड करता 15 को? यस, इट इज ट्रू। 5 3 is 15। If it is true then it is true, and if it is true then this is true। This means कि ये जो आपके पास कांग्रेस लिखी हुई है ट्रू है। इसका मतलब है कि 8 is a solution of this कांग्रेस। ये बात भी ट्रू होगी। मैं एक और नंबर क्लेम करता हूँ। So that number is 13। डायरेक्टली देखते हैं, 2 × 13 is what? 26, 26 - 1 25, 5 divides 25। इसका मतलब है ये भी सोल्यूशन है। क्या इन 2-3 सॉल्यूशंस को देख के आप ये कह सकते हैं कि इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं? तो हम क्लेम करते हैं कि मेरे पास जो कांग्रेस थी 2x is congruent to 1 mod 5, इसके सॉल्यूशंस जो हैं उसका सेट है पूरा 3 8 13 18 23 28 and so on। So अगर ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं तो इस कांग्रेस की there are infinite many integers which satisfy this congress। So in other words, by the definition of congress, there are infinite many solutions of this congress। अब हम देखना चाहते हैं एक थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कांग्रेस की लैंग्वेज के अंदर दिखते हैं कि दो सॉल्यूशंस मेरे लिए कांग्रेस के अंदर कब डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग देंगे, कब डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव देंगे। तो क्या 3 और 8 जो है वो कांग्रेस के अंदर डिफरेंट है 5 के अंदर? क्या 3 और 13 कांग्रेसेस में डिफरेंट है? क्या 3 और 13 या 8 और 23 या 18 और 28 क्या ये सारे डिफरेंट नंबर हैं मॉडुलो 3 के अंदर? सो पहले दो को चेक करते हैं। मैं चेक करता हूँ 8 is congruent to 3। सो मैंने 8 ये चूज किया और 3 ये चूज किया। सो 8 is congruent to 3 mod 5। चेक करते हैं कि ये ट्रू है। 5 should divide 8 - 3 which is 5। इट इज ट्रू। इसका मतलब है ये दोनों असल में एक ही चीज है मॉडुलो 5 के अंदर। मैं रैंडमली इसको चूज करता हूँ, इसको चूज करता हूँ 23 को। 23 is congruent to 8 mod 5। क्या ये कांग्रेस ट्रू है? 5 should divide 23 - 8। 23 में से अगर आप 8 निकाल दें तो इट इज 15। 5 डिवाइड करते 15 को, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये मॉडुलो 5 के अंदर तो सारे सेम है। अगर मॉडुलो 5 के अंदर ये सारे सेम है तो आपने इसके कितने सोल्यूशन निकाले हैं मॉडुलो 5 के अंदर? मॉडुलो 5 के अंदर आपने सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि ये सारे का सारा सिर्फ एक सोल्यूशन है। इसमें से कोई भी आप दो नंबर्स दे लें वो सारे के सारे आपस में कांग्रेंट है। तो इन्फॉर्मेशन तो नई सोल्यूशन कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं हर चीज को रिड्यूस कर रहा हूँ मॉड 5 के अंदर। तो अगर मैं इस सारे सेट को मॉड 5 में रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे पास सेट क्या बनेगा? तो एक मिनट के लिए कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। मॉडुलो 5 का मतलब है कि 5 पे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर्स को देख रहे हैं। 3 को अगर अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करना शुरू करें, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, क्योंकि डिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुई। 3 वैसे ही छोटा नंबर है 5 से। 8 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 13 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 3। 18 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, 3 एंड 3। तो बेसिकली तो ये सारे का सारा सेट आपके पास एक ही लिखा हुआ है। तो मॉडुलो 3 के अंदर, मॉडुलो 5 के अंदर तो ये सब कुछ एक ही चीज है, ये डिफरेंट नहीं है। अब हम थोड़ी सी जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जो हमने पहली डेफिनेशन दी है सॉल्यूशन की। टू सॉल्यूशंस
S and T are considered to be same if S is congruent to T mod M. So S भी एक सोल्यूशन था इस कंग्रेंस का, AX is congruent to B mod M, और T भी इसका सोल्यूशन था। तो अगर S भी एक सोल्यूशन था और T भी एक सोल्यूशन था और S congruent to T mod M हो गया, तो ये S और T एक ही सोल्यूशन है, मैं इनको डिफरेंट सोल्यूशन नहीं कंसिडर करूंगा। अब मेरे पास इसका मतलब है कि टोटल मॉड M के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपस में कंग्रुएंट होंगे मॉड M के अंदर। तो M का जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है वो मैं कंसिडर कर सकता हूँ 0, 1, 2 अप टू M -1 तक, क्योंकि ये एग्जैक्टली रिमाइंडर्स हैं। जब आप किसी भी चीज को M पे डिवाइड करें तो ये आपके पास रिमाइंडर्स आ जाएंगे। अब क्योंकि मैं मॉडुलस M कंसिडर कर रहा हूं, तो जो भी आपके पास नंबर आएगा वो इनमें से किसी एक के कंग्रुएंट जरूर होगा, क्योंकि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी नंबर के रिमाइंडर्स की। अगर आप कोई भी एक नंबर फिक्स करते हैं M, तो उसके रिमाइंडर्स कैसे हो सकते हैं, आप उसको से डिवाइड करेंगे और डिविजिबिलिटी उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर से कम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि आपने M के कम नंबर ढूंढने हैं जो कि पॉजिटिव हो, और डिविजिबिलिटी अगर हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 0 भी शामिल है और उससे 0 से लेके M तक, तो वो एग्जैक्टली 0 से लेके M -1 तक ये इसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कंग्रेस गिवन है तो मैक्सिमम उसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं, M सोल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकते। पास केसेस में कम भी हो जाएंगे लेकिन ये मैक्सिमम है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज देखने की। सो लेट्स सी कि मेरे पास इक्वेशन है 4x is congruent to 2 mod 6। सो मैं इसके सॉल्यूशंस देखना चाहता हूँ कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ax is congruent to b mod m के साथ, तो मेरे पास m की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है। इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन पड़ा होगा वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ 6 में पड़ा होगा। वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस सेट में से आएगा। मैं देख लेता हूँ कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट के हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 into 0 is 0 and 0 is not congruent to 2. 4 into 1 is 4 and 4 is not congruent to 2. तो एक मिनट के लिए कंसिडर कर लेते हैं 4 into 1 is congruent to 2 mod 6। तो देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं। सो इधर आपके पास आएगा 4 is congruent to 2 mod 6. This means 6 should divide 4 minus 2. The difference of these two 4 minus 2, because it is not true, क्योंकि 6 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये गलत है। This means कि 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। देन मैं इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 4 2s are 6। 4 into 2 is congruent to 2 mod 6। ये भी गलत है। So 4 into 2 is congruent to 2 mod 6। Let's check this। 4 into 2 is 8। 8 is congruent to 2 mod 6 and 6 divides 8 minus 2। 8 minus 2 is 6। It is true। 6 divides 6। इसका मतलब है कि ये एक सोल्यूशन आपको मिल गया कि 2 इसका सोल्यूशन है। देन आप 3 को चेक करें तो 4 3s are 12। 12 minus 2 is 10। 6 doesn't divide 10। ये भी सोल्यूशन नहीं है। 4 पे चलते हैं। 4 4s are 16। 16 minus 2 14 and 6 doesn't divide 14। 5 पे 5 4s are 20 और 20 minus 2 is 18। So इसको एक दफा लिख लेते हैं। 4 into 5 is congruent to 2 mod 6। is 20 is congruent to 2 mod 6। So 6 should divide 20 minus 2। 20 minus 2 is 18। 6 divides 13। 6 3s are 18। It is true। इसका मतलब है कि एक आपको ये सोल्यूशन मिल गया। So 4x is congruent to 2 mod 6 has 2 solutions, say 2 and 5, which are incongruent
मॉडुलो 6। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर बहुत बड़ा गिवन है, से इस m की जगह मैं कोई भी बहुत बड़ा नंबर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो उसका सोल्यूशन मैं किस तरीके से निकालूंगा? क्या हर दफा मुझे उसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर से सोल्यूशन सारे को चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज कि ये m की वैल्यू जो है, तो हम m की एक वैल्यू ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 2314 विच इज 2314। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कंग्रेस लिखी गई जिसका m भी है। अब उसके अंदर उसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या बनेगा? 2314 का 0 से लेके 2313 तक उसका रेजिड्यू सिस्टम होगा। 0 1 से लेके 2313 m-1 तक। अब मैंने अगर उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो इसका मतलब है कि मुझे इतनी दफा कांग्रेसेस को चेक करना पड़ेगा, और फिर अगर उनमें से कोई एक आ जाता है तो मैं कहूंगा कि वो सोल्यूशन है, वो नहीं है। तो ये m मैंने सिर्फ 4 डिजिट्स नंबर लिया है। m अगर आपके पास बहुत बड़ा है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अब इसका मतलब है कि हमें ये भी श्योर नहीं है कि उसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है बास केसेस में सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। एक उसकी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं छोटी सी, कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर 2x is congruent to 1 mod 4 का सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि मैं mod 4 के अंदर कंसिडर कर रहा हूं, तो मेरे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम आएगा 0 1 2 एंड 3। यहाँ आप 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 into 0 is 0 and 0 is not congruent to 1 mod 4। देन आप 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 into 1 is 2 and 2 minus 1 is 1। 4 doesn't divide 1, this means के 1 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। देन आप 2 पुट करें, 2 2 is 4, 4 minus 1 3, 4 doesn't divide 3, this means कि ये भी सोल्यूशन नहीं है। देन आप 3 सब्स्टिट्यूट करें, 2 3 is 6, 6 minus 1 is 5, 4 doesn't divide 5। इसका मतलब है कि जितने सॉल्यूशंस 4 के मॉडुलो के साथ हो सकते थे वो ये थे, 0 से लेकर 3 तक। कोई भी इसके अंदर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि 2x is congruent to 1 mod 4 का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपने कितना नंबर बड़ा लिखा हुआ है 2314 और आप सबको चेक करते हैं और फिर आपको पता लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक क्राइटेरिया डेवलप कर लें, सिंपल क्राइटेरिया हो कि हमारे पास एक कंग्रेस लिखी हो, हम सिंपली उस कंग्रेस को देखें और ये डिटरमिन कर लें कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसा होगा और उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। मिसाल के तौर पे इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मेरे पास टोटल में से सिर्फ 2 नंबर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो मैं ये कोई ऐसा क्राइटेरिया हो कि मैं सिर्फ इस कांग्रेस को देखूं और मैं देखते सब बता दूं कि इस कांग्रेस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट देता है। सो पहले एक दफा देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट को। हमने जो कांग्रेस लिखी ax is congruent to b mod m, इसके अंदर से ये जो नंबर इस साइड के ऊपर है a और इस साइड के ऊपर जो m है, इन दोनों नंबर्स का GCD d रख लिया। सो d is the GCD of a and m। हमने कहा कि it is solvable, in other words that this congruence has a solution if and only if d divides b। यानी कि अगर ये कांग्रेस लिखी हुई है तो ये a है, ये m है, मैं a और m का GCD कैलकुलेट करूंगा, एक आंसर आ जाएगा 2 नंबर्स का GCD, और उसको चेक करूंगा कि क्या वो b को डिवाइड कर रहा है, इस सेंटर वाले नंबर को जो कि x के अलावा लिखा हुआ है राइट साइड पे। अगर वो डिवाइड कर रहा होगा तो मैं कहूंगा इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है। देन अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे और उनको कैसे डिटरमिन करना। सो इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट दे आर प्रिसाइजली d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो m। पहले तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है, एक सिंपल सा क्राइटेरिया, उसने आपको ये बता दिया कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, तो उसका आंसर ये मिल रहा है कि जितना भी GCD आएगा a और m का, इस कांग्रेस के एग्जैक्टली उतने ही सॉल्यूशंस पड़े होंगे। और वो निकालेंगे किस तरह? वो कहता है कि अगर x तारीख एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस कांग्रेस का, तो t की वेरिएशन आप 0 से लेके d-1 तक लगाएंगे, तो ये टोटल कितने नंबर्स लिखे हुए हैं?
0 से स्टार्ट हो रहा है, d-1 तक जा रहा है, तो टोटल d नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं। इन d नंबर्स को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास x के डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको ये भी बता रहा है कि कंग्रेस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितने होंगे, और अगर वो जो कितने सारे आपके सॉल्यूशंस हैं उनको आपने निकालना कैसे है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन इस रिजल्ट के अंदर है। पहले तो इसको प्रूव करते हैं और फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो पहला मेरे पास, इसको सपोज कर लेते हैं D is equal to the GCD of A and M, और अगर ये चीज ट्रू है तो मैंने ये प्रूव करना है कि AX is congruent to B mod M has a solution if and only if D divides B। पहले मैं इस साइड को प्रूव करता हूं। Suppose AX is congruent to B mod M has a solution. This implies there exists an integer S such that AS is congruent to B mod M is satisfied। ये इसका मतलब होगा। अगर आप इस कंग्रेस को देखें तो इसके अंदर कोई भी इनडिटर्मिनेट नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कंग्रेस में एक ही इनडिटर्मिनेट था। जब आपने कहा कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब है कि x के लिए एक इंटीजर पड़ा हुआ है जो कि उस कंग्रेस को सेटिस्फाई करेगा। ये सारी का मतलब है कि नंबर्स की कंग्रेसेस लिखी हुई है। ये कब ट्रू होगी, इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि 1 is congruent to other mod something if that modulo divides the difference of those two numbers. So those two numbers are AS and B. So this implies M should divide AS minus B। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि अगर एक नंबर एक पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा। There should exist an integer t belongs to z such that AS minus B is equal to M into t, और मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा AS माइनस MT इज इक्वल टू B। ये आपके पास आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि D अगर GCD है A और M का, तो D का B के साथ क्या रिलेशन होगा। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, AS माइनस MT इज इक्वल टू B, एंड ये हमने पहले से अज्यूम किया हुआ है कि जो भी A और M का GCD आएगा, M का GCD आएगा, उसका नाम हमने D रखा हुआ है। अब ये साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, A इंटू एस माइनस एम इंटू टी। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, A इंटू एस प्लस M इंटू माइनस टी इज इक्वल टू P। तो अगर आप इसको देखें तो ये A और M का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अगर D जो है वो GCD है A और M का, तो इसका मतलब है कि वो उसके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज D डिवाइड्स AS प्लस M इंटू माइनस टी। और अगर आपने ये S और T लिया हो तो ये ऐसा था जो B बना रहा था, क्योंकि S सोल्यूशन था। दिस मीन्स कि इट इज इक्वल टू B। दिस इंप्लाइज D डिवाइड्स B। तो हमने ये अज्यूम किया कि इस कंग्रेस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसकी बेस पे हमने ये कह दिया कि D जो है वो B को डिवाइड करेगा। अब हमने इसका रिवर्स करना है कि अगर D जो है वो B को डिवाइड कर रहा हो तो जो कंग्रेस है AX इज इक्वल टू B मॉड M, उसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो उसका प्रूफ जो है वो उसी तरीके से है जिस तरह हमने अपने जो फर्स्ट जब हमने सॉल्व की थी कंग्रेसेस, तो उसके अंदर देखा था कि एक डिफरेंटाइन इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस कब होंगे। तो ये बेसिकली उसका प्रूफ उसी तरीके से चल रहा है डिफरेंटाइन इक्वेशंस के प्रूफ के पैटर्न के ऊपर। अब हमने ये वाला प्रूफ करना है, ये है कि इफ D डिवाइड्स B देन AX is congruent to B mod M has a solution। इसको मान लेते हैं, suppose D divides B, then by the definition of divisibility there exists an integer say k such that B is equal to D into K आ गया।
अब इधर से हम इस कंग्रेंस का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। डी हमने किसका नाम रखा हुआ है वो भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एम। अब हम इसके ऊपर डीसीडी का रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि इफ डी इज द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड एम, then D is the smallest positive linear combination of A and M. Then D is the positive smallest linear combination that is there exists integers, say इनका नाम रख लें S and T, such that A into S plus M into T is equal to B आ गया। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है B is equal to D into K। इस K को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। So AS plus MT is equal to D because D is the GCD of A and M। ये हमने कहा था कि B इज इक्वल टू डी की है, इसके अंदर हम K के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन को। ये आपके पास आएगा AS प्लस MT इंटू K इज इक्वल टू D इंटू K। दिस इम्प्लाइज A इंटू S इंटू K प्लस M इंटू T इंटू K इज इक्वल टू DK। अब डी के जो है ये वैल्यू है बी की, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ए इंटू एस के प्लस एम इंटू टी के इज इक्वल टू बी। और इसको अगर इस तरीके से लिखें तो इट इज ए इंटू एस के माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू माइनस टी एंड के। सो अब हमें इन दो नंबर्स के साथ कंसर्न है कि ये दो नंबर क्या हैं। इनको देखते हैं कि हमने एस और टी क्या चूज किए थे, तो एस और टी लीनियर कॉम्बिनेशन था जीसीडी का, इसका मतलब है इंटीजर्स होंगे, तो दिस एस एंड टी दे बोथ आर इंटीजर्स। इसके अलावा के एक नंबर है, के हमने क्या चूज किया था जो डिविजिबिलिटी से आया था कि इफ डी डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट बी इज इक्वल टू डी इनटू के, तो ये के भी एक इंटीजर है। तो एस और अगर के दोनों इंटीजर्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर होगा, टी और के अगर इंटीजर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पूरा नंबर है, दिस कंप्लीट नंबर इज इक्वल टू m इनटू सम नंबर, सो m इनटू समथिंग है। तो ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। दिस इंप्लाइज m डिवाइड a इनटू एस के माइनस b। अगर मैं कंग्रेंस की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, a इनटू एस के इज कंग्रेंट टू b मॉड m। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी की बेस के ऊपर हमने कंग्रेंस डिफाइन की थी कि वन नंबर इज कंग्रेंट टू अदर नंबर मॉड m इफ m डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ दोस टू नंबर्स। सो अगर आपके पास ये दोनों है तो ये कंग्रेंस ट्रू होगी अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको m डिवाइड करे। तो इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है और ये मुझे पता लग रहा है कि m इसको डिवाइड कर रहे हैं, दिस मीन्स कि ये कंग्रेंस ट्रू है। इस कंग्रेंस के अंदर कितने इंडिटर्मिनेट्स हैं, A is a constant which is already given, B is an integer given, M is a modulo integer given। ये पोजीशन थी लीनियर कंग्रेंस में सिर्फ और सिर्फ इनडिटर्मिनेट की। अब उस इनडिटर्मिनेट की जगह पे मैंने दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन रखी हुई है। इसका मतलब है कि मुझे एक इंटीजर मिल गया जो कि AX is congruent to B mod M का सोल्यूशन है and that X is S into K। This means कि AX is congruent to B mod M has a solution। So ये मेरा दूसरा कन्वर्स प्रूफ था कि अगर D डिवाइड कर दे B को तो फिर कंग्रेंस का सोल्यूशन हमेशा होगा। सो दिस मीन्स कि ये एंड ओनली इफ है कि सिंपल सा क्राइटेरिया बन गया कि आपने A और M इनका GCD निकालना है और जो सेंटर वाला नंबर है उसके साथ उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर डिवाइड कर रहा है तो कंग्रेंस का सोल्यूशन होगा, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो कंग्रेंस का सोल्यूशन नहीं होगा। नो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या था। तो एक दफा सिर्फ दोबारा देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट को। सेकंड पार्ट ये बताता है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा देन देयर आर प्रिसाइजली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो m गिवन बाय दिस। इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसके निकलेंगे वेयर x डायरेक्ट इज एनी सोल्यूशन ऑफ दिस
पर्टिकुलर कंग्रेस जिसके साथ मैंने जो जीसीडी है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक तो बता रहा है कि सॉल्यूशंस उसके बाकी निकालने कैसे हैं और होंगे कितने, तो उनकी तादाद एग्जैक्टली जितना जीसीडी आया एग्जैक्टली उनकी उतनी तादाद होगी। अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम अज्यूम कर सपोज करते हैं AX is congruent to B mod M as a solution। तो इस सोल्यूशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सिर्फ उसका नाम अगर X स्टैरिक रख लेते हैं, दैट इज X स्टैरिक इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि AX स्टैरिक इज congruent टू B mod M होगा। और जब मैं ये दो चीजें लिख रहा हूं तो इधर मेरे पास जब X इनडिटर्मिनेट है तो ये कंग्रेस को चेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि ये इंटीजर है जो मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया और कंग्रेस सेटिस्फाई हो रही है। अब D जो है ये कब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसका इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया मेरे पास पकड़ा हुआ है। इफ एंड ओनली इफ D which is the GCD of A and M divides B। अब D का इन तीन नंबर्स के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, तीन नंबर्स पहले लिख लेते हैं, A, B एंड M। D GCD है AM का तो D A को भी डिवाइड करेगा, D M को भी डिवाइड करेगा। और क्योंकि ये मैं मान रहा हूं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसको मैंने अभी प्रूव किया कि वो सिर्फ A की सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर D जो है वो B को डिवाइड कर दे, यानी GCD दो नंबर्स का B को डिवाइड कर दे। अब GCD दो नंबर्स का D है तो इसका मतलब है कि D B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास एक कंग्रेस पूरी लिखी हुई है, इसके अंदर जितने भी साइड्स आ रही हैं, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये मॉडुलो है, ये सारे के सारे जो है ना D से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास एक डिवाइजर मिलता है जो कि पूरी की पूरे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसके डिवाइजर को अंदर से कॉमन निकाला जा सकता है पूरी कांग्रेस से। तो हम इस सारी कांग्रेस से D को कॉमन निकाल देते हैं, यानी कि AX स्टैरिक ओवर D is congruent to B by D mod M by D। ये हमने निकाल दिया इसके अंदर से। अब इसको मैं दोबारा एक डिफरेंट फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा A by D X स्टैरिक is congruent to B by D mod M by D। तो इसका मतलब है कि अगर X की जगह X स्टैरिक लगा के वो इसका सोल्यूशन आ रहा है तो यकीनी तौर पे इस कंग्रेस का भी सोल्यूशन होगा। अब हमने ये देखना है कि इसके बाकी सॉल्यूशंस किस तरीके से आते हैं। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ डिफरेंट टाइम इक्वेशन के साथ। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, M by D डिवाइड करेगा A by D X स्टैरिक माइनस B by D को। दिस implies there exists an integer T such that A by D into X स्टैरिक minus B by D is equal to M by D into T। आप सारी इक्वेशन को D के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोबारा, ये आ जाएगा AX स्टैरिक minus B is equal to M into T। This implies AX स्टैरिक माइनस MT इज इक्वल टू B। ये आपके पास अब एक डिफरेंट टाइम इक्वेशन आ गई A के अंदर और M के अंदर, और ये आपके पास इसके सॉल्यूशंस थे। अब इसके सारे के सारे सॉल्यूशंस किस फॉर्म के गिवन है। इफ X स्टैरिक इज एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइम इक्वेशंस देन व्हाट आर द अदर सॉल्यूशंस। इसको अगर आप याद करें तो मैंने किया था X स्टैरिक प्लस आपके पास B जो था वो आ जाएगा, B आपके पास यहाँ M है और A था और इस साइड पे C था, तो B की जगह मैं M पुट कर देता हूँ ओवर D इंटू T, और T को मैंने कहा था कि फॉर एनी इंटीजर। तो इसका मतलब है कि इसके जो बाकी सॉल्यूशंस होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, X स्टैरिक प्लस M by D इंटू T, क्योंकि मैंने इसको जनरली कंपेयर करना है इस डिफरेंट इक्वेशन के साथ। AX प्लस BY इज इक्वल टू C। तो इसका जनरल सॉल्यूशन मैं एक दफा लिख देता हूँ, किस तरह लिखा था, X स्टैरिक प्लस इस साइड के ऊपर आपने लगाया B
बाय डी इंटू टी, ये इसका जनरल सोल्यूशन था। तो अगर आप इसको बारी बारी इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू एम है, और इधर आपके पास जो बी है ये मैंने सी रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये एक्स डायरेक्ट प्लस एम आ रहा है तो सिर्फ एम रिप्लेस हो रहा है, डी मैंने जीसीडी नाम रखा हुआ है ए और बी का, इधर डी जीसीडी नाम है ए और सी का। तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब सपोज करते हैं कि दो सॉल्यूशंस अगर आपस में कंग्रुएंट है तो क्या सिचुएशन निकलेगी। से एक्स डायरेक्ट प्लस एम बाई डी इंटू टी वन इज कंग्रुएंट टू एक्स डायरेक्ट प्लस एम बाई डी इंटू टी टू मॉड एम। इक्वेशन के दोनों साइडों पे किसी भी चीज को ऐड किया जा सकता है। मैं माइनस एक्स डायरेक्ट को ऐड करता हूं, अगर मैं माइनस एक्स डायरेक्ट को ऐड करूंगा तो एक्स डायरेक्ट से कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स के एम बाई डी इंटू टी वन इज कंग्रुएंट टू एम बाई डी इंटू टी टू मॉड एम। एम बाई डी क्या एम को डिवाइड करेगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। डी अगर एम को डिवाइड कर रहा है तो एम बाई डी क्या आएगा? बाय डेफिनेशन एम इज इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, से इसका नाम एफ रख लेते हैं। मैं इसको इस साइड पे ले जाता हूं तो एम बाई डी इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू एम बाई डी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एम बाई एफ इज इक्वल टू डी। तो इसका मतलब है कि डी जो था वो आंसर आ रहा है एफ की डिविजिबिलिटी के बाद, और एफ क्या था? एम बाई डी। तो इसका मतलब है कि एम ओवर एम बाई डी इज डी। इसका मतलब है कि एम बाई डी जो है वो डिवाइड करेगा एम को। इधर एम बाई डी लिखा हुआ है, इधर एम बाई डी लिखा हुआ है, इधर एम लिखा हुआ है। एम बाई डी को भी डिवाइड करेगा, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं इन सब के साइज को डिवाइड कर सकता हूँ। बाकी बचेगा टी वन इज कंग्रुएंट टू टी टू और मॉड एम ओवर एम बाई डी। ये क्या आ जाएगा? टी वन इज कंग्रुएंट टू टी टू मॉड, इस साइड पे डी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो सॉल्यूशन जो हैं वो इन कंग्रुएंट होंगे अगर T1 और T2 आपस में कंग्रुएंट ना हो। और अगर आपने दो सॉल्यूशन सेम आपके पास आ गए हैं तो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब जो आपके पास जो अंदर नंबर लगा रहे थे वो आपने सेम रखे हो, मॉड डी के। अब मॉड डी के हिसाब से कितने आप TIs ऐसे चूज कर सकते हैं जो कि डिफरेंट हो, वो सिर्फ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से चूज कर सकते हैं, 0, 1, 2 से लेके D-1 तक, D-1 तक। तो इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद D है। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ दिस फॉर्म इज कि T आप इधर से चूज करना शुरू कर दें। जब आप T इधर से चूज करेंगे तो आपके पास टोटल D चॉइसेस हैं, तो आपके पास इसका मतलब है कि D सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये कंक्लूड करता है थ्योरम को। सो एक दफा आप इसको रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल हम कुछ कंसीडर करते हैं जो को हमने पहले किए, उनको रिविजिट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, ax इज कंग्रुएंट टू b mod m। तो मुझे पता लगा कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 5 है। मैं पहले d GCD कैलकुलेट करूंगा 2 और 5 का। 2 और 5 का GCD रिलेटिवली प्राइम नंबर है 1 है। नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरे पास क्या है कि इन दोनों का जो GCD है वो इस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं। तो 2 और 5 का GCD 1 आ रहा है, 1 1 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशंस कितने होंगे? जितना आपने D निकाला है, D इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5 हैज ओनली 1 सोल्यूशन। मैंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, कोई रेजिड्यू सिस्टम नहीं कंसिडर किया, कोई चीज चेक नहीं की, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम अप्लाई किया। कि थ्योरम मुझे पूरे का पूरा क्राइटेरिया बता रहा है कि कब मेरे पास एक लीनियर कंग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक हमने एक और एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने कहा था कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वो एग्जांपल थी 4x इज कंग्रुएंट टू से 1 mod 6। ये ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इस तरह की एक और भी कंसिडर की थी, 2x
इज congruent टू 1 mod 4, इस तरह की एग्जांपल है, या 4x इज congruent टू 1 mod 2। ये डिफरेंट सी एग्जांपल्स हैं। पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, बाकी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ। मेरे पास a की वैल्यू अगर मैं इस जनरल कंग्रेस से कंसिडर करूँ तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 6 है। मुझे इस नंबर का और इस नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करना है। सो 4 और 6 का जीसीडी क्या होगा? 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, इट इज 2 इंटू 2, इट इज 2 इंटू 3। सो मैक्सिमम जो आप कॉमन डिवाइजर निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज 2। जीसीडी इज 2। जीसीडी आपने निकाल लिया d। इस इक्वेशन का b क्या है? b इस इक्वेशन का है 1। इसका सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट करेगा अगर ये d b को डिवाइड कर दे, अगर 2 1 को डिवाइड कर दे। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नो। इसका मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से ये आपके पास है 2x इज congruent टू 1 mod 4। 2 और 4 का जीसीडी 2 आएगा, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ दिस कंग्रेस। 4 और 2 का जीसीडी अगेन 2 1 को डिवाइड नहीं करता, अगेन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसके अंदर मुझे बता रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डिफरेंट देखते हैं कि कोई ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने एक कंग्रेस कंसिडर की थी, 4x इज congruent टू 2 mod 6। सो मेरे पास a और m इनका जीसीडी निकालते हैं 4 और 6 का। 4 और 6 2, d की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या गिवन है इसमें 2। क्या 2 डिवाइड करता है 2 को? यस। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पहला क्राइटेरिया बता रहा है। नेक्स्ट, कितने सोल्यूशंस पड़े होंगे? जितनी d की वैल्यू निकाली है। दिस मीन्स 4x इज congruent टू 2 mod 6 हैज 2 सॉल्यूशंस। इसी तरीके से मैं आप डिफरेंट एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 9x इज congruent टू 6 mod 21। ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। चेक करना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कितने सॉल्यूशंस पड़े होंगे जो कि congruent डिफरेंट हो mod 21 के अंदर, डिफरेंट सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करें। मैं 9 और 21 का जीसीडी कैलकुलेट करता हूँ। 9 और 21 का जीसीडी, 9 इज 3 इंटू 3, 21 इज 3 इंटू 7। तो मैक्सिमम जो आप निकाल सकते हैं कॉमन, दैट इज 3। ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। b आपके पास गिवन है 6। क्या 3 डिवाइड करता है 6 को? यस। d की वैल्यू क्योंकि 3 आई है, पहले ये चीज डिटरमिन करती है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देन क्योंकि d आपने 3 निकाला है, दिस मीन्स के दिस इक्वेशन हैज 3 incongruent solutions modulo 21। सो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपके पास ये पता लग रहा है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और बगैर निकाले आप उनका काउंट बता रहे हैं कि कितने वो सॉल्यूशंस होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक दफा उसको निकाल के देखते हैं कि हमारे पास निकालने का तरीका क्या है, इस थ्योरम को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं सॉल्यूशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखते हैं, एक सिंपल सी पहले एग्जांपल लेते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। से मैंने लिखा 2x इज congruent टू 1 mod 17। पहले से ये चेक कर लेता हूँ कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो 2 और 17 का जीसीडी, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, जीसीडी 1 आएगा। 1 1 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि जीसीडी 1 आ रहा है इसलिए एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन पड़ा होगा। अब मैं उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ कि वो सोल्यूशन क्या होगा। सो d इज द जीसीडी ऑफ 2 and 17। सबसे पहला काम मैं स्टेप 1 करता हूँ, अप्लाई एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम to write the GCD as linear combination
ऑफ 2 and 17. सो पहले तो हम ये काम करते हैं. तो लेट्स सी, मैंने 17 को 2 पे डिवाइड किया, 2 8 16, आंसर 1 आ गया. दिस मीन्स 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1. आगे डिविजिबिलिटी खत्म हो रही है, डायरेक्टली इसे निकाला जा सकता है कि 1 इज इक्वल टू 17 माइनस 2 इंटू 8 और 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8. तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके दिखा दिया इसको इसके. 1 क्योंकि जीसीडी है, मैं इस इक्वेशन को अब कंसिडर करता हूं मॉड जो भी मेरे पास गिवन है 17 के. इसको इस तरीके से, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से भी आप लिखा रहने दें, या मैं मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. 2 माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 1. बेसिकली ये 17 की वैल्यू है. क्वेश्चन ये है कि क्या 17, सॉरी दिस इज माइनस 1, क्योंकि ये साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा. तो 2 इंटू माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस 1. इससे क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या 17 जो है वो डिवाइड करता है 2 इंटू माइनस 8 माइनस 1 को. ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस नंबर इज इक्वल टू 7 इंटू समथिंग. इसका मतलब क्या होगा कि 2 इंटू माइनस 8 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड 17. अब माइनस 8 जो है वो किसके कंग्रेंट होता है, ये जब हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. So minus 8 is congruent to what mod 17. हम ये निकालना चाह रहे हैं कि minus 8 is congruent to what mod 17. 0 से लेकर 16 में ये नंबर किसके बराबर है. अब पहले उसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि 17 is congruent to what mod 17. 17 में किसके बराबर है. तो मेरा आंसर है कि it is congruent to 0 mod 17. क्योंकि जब भी आपने एक नंबर को देखना है कि वो मॉड 17 में किसके बराबर है, दिस मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हैं अगर उस नंबर को 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो आपके पास आंसर्स आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं, वो कौन से आ रहे हैं. तो अगर आपने वो नंबर खुद ही कंसिडर कर लिया तो उसको डिवाइड करेगा, m इंटू 1 इज m, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो 17 को भी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा. दिस मीन्स के 17 इज कंग्रेंट टू 0 मॉड 17. और अगर आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए. 17 और 0 का डिफरेंस 17 आएगा और 17 को डिवाइड करता है. दिस मीन्स के 17 इज कंग्रेंट टू 0 मॉड 17. अब आपने ये कंग्रेंस को सॉल्व करना था कि किसके बराबर है, कि माइनस 8 किसके बराबर है. तो अगर माइनस 8 के अंदर 0 ऐड कर दिया जाए तो कंग्रेंस को क्या फर्क पड़ेगा. माइनस 8 इज कंग्रेंट टू माइनस 8 प्लस 0 मॉड 17. क्या ये इसको डिस्टर्ब करेगी. मतलब अगर हम माइनस 8 कोई भी नंबर है उसके अंदर 0 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा. और 0 जो है वो 17 के बराबर है, तो माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस 8 प्लस 17 मॉड 17 के. अब इसको निकाला जा सकता है. माइनस 8 इज 17 में से अगर 8 चले जाएं तो बाकी आपके पास कितना बचेगा, 9 मॉड 17. इसका मतलब है कि माइनस 8 जो है वो 9 के बराबर है. इधर अगर आप इसकी जगह 9 रख दें तो ये आपके पास बनेगा 2 इंटू 9 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड 17. और देखें क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है. 2 इंटू 9 इज 18, 18 माइनस 1 इज 17 एंड 17 डिवाइड्स दिस वन. दिस मीन्स कि अगर आप इसके साथ x की जगह इसके अंदर 9 रख दें तो ये कंग्रेंस सेटिस्फाई हो रही है. दिस मीन्स कि x इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंग्रेंस. तो मैंने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को अप्लाई किया वो रिजल्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए. और स्ट्रेटजी हमारी एग्जैक्टली वही वाली है जो कि डिफरेंट टाइम इक्वेशंस के लिए थी. डिफरेंट टाइम इक्वेशंस के अंदर भी हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कंसिडर किया, जीसीडी लिया, जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा उन दो नंबर्स के, और फिर उससे उसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश की. तो क्योंकि हमारा सारे का सारा जो प्रूफ है वो बेस कर रहा है लीनियर डिफरेंट टाइम इक्वेशन के ऊपर, तो हम एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं इसके सोल्यूशन निकालने के लिए. स्टूडेंट्स, हम इसके साथ ही आज लेक्चर नंबर 7 को कंक्लूड करते हैं.
सो लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस देखी कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस होती क्या है, इनके सोल्यूशन से हमारा क्या मुराद है, और फिर सोल्यूशंस जो है वो हम किधर देख रहे हैं, इन जनरल हर जगह टोटल इंटीजर्स में देख रहे हैं या किसी मॉडलों के अंडर देख रहे हैं। अगर किसी मॉडलों के अंडर देख रहे हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो सकते हैं। अब हमें जब सोल्यूशंस की समझ आ गई और डिफरेंट सोल्यूशंस को देखना कैसे उसकी समझ आ गई, तो फिर हमने जनरल क्वेश्चन पोस्ट किया कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉन्ग्रुएंस गिवन है तो उस कॉन्ग्रुएंस के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कैसा होगा और कितने सोल्यूशंस होंगे। तो हमने एक जनरल थ्योरम प्रूव किया जो कि क्राइटेरिया था सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और फिर उसी की बेस के ऊपर हमने एक एल्गोरिथम किया जिसके अंदर हमने एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व की है, जिसके अंदर हमने उस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करके दिखाया, ना कि सिर्फ ये बताया कि सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, बल्कि उसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। जो लास्ट एग्जांपल हमने कंसिडर की है, आपके पास 2x is congruent to 1 mod 17 और मैंने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया कि 9 इसका सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास एक पूरा एल्गोरिथम था जिसकी बेस पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। सो अगर आप इसके अंदर 9 सब्स्टिट्यूट करें तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा mod 17 को। दिस मीन्स कि इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, और ये रेजिड्यू सिस्टम में भी पड़ा हुआ है, यानी कि 0 से लेके 16 के अंदर से एक नंबर था जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब हमारा थ्योरम ये कहता है कि सोल्यूशन भी एक होगा और ये भी बता रहा है कि कौन सा सोल्यूशन होगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डिफरेंट एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर एक सोल्यूशन आ जाता है तो बहुत सारे सोल्यूशंस कैसे बनेंगे उसी से। थैंक यू वेरी मच।